तो मैं दुनिया मेरा चैनल है विरोधी, आपका स्वागत है इस दुनिया में। आज मैं बात करना चाहूंगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जो 17 गोल है। जिससे पहले इन्हें प्रीमियम गोल कहा जाता था, जिसमें 9 थी, लेकिन आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम पे क्या हो रहा है और क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतना कारगर हो पाएगा, क्योंकि गोल है। आप अपनी जिंदगी के गोल एम पूरे कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन ये तो अपने जो इसमें कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ये जरूर पूरे करेंगे। जिसमें पहला गोल बताया जाता है कि पहला गोल है पॉवर्टी। तो कितना अच्छा होगा, दुनिया से गरीबी मिट जाएगी, पॉवर्टी मिट जाएगी, कोई गरीब होगा ही नहीं। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई गरीब होगा नहीं, कितना अच्छा होगा। लेकिन इसके लिए प्रोजेक्ट क्या है, उनका एम क्या, 2030 के बाद आखिर करने क्या वाले, पॉवर्टी कैसे खत्म करी जाएगी। क्योंकि गरीबी हटाओ इंडिया में भी एक नारा था, बड़ा मशहूर हुआ था, भारत की प्रधानमंत्री ने दिया था। अब ऐसा ही एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे बताया जाता है, अफ्रीका के लोगों की फोटो लगा दी जाती है, या बांग्लादेश या अंडर डेवलपमेंट कंट्री इंडिया की भी लगाई जाती है। उसमें यूएनओ का एक एजेंडा है जिसके 17 गोल्स हैं, जिसमें पॉवर्टी पहले नंबर पे है। अगर पॉवर्टी नहीं होगी, मैं भी उसका वो कहता हूँ क्योंकि पॉवर्टी नहीं होगी तो सारी की सारी खाइए अपने आप। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे से कुछ भी कर सकते हो, आपको खुद पता चल जाता है, सोचने समझने का तरीका एक अच्छा हो जाता है, एजुकेशन मिल सकती है, आप कुपोषण के बच सकते हो, अच्छी हेल्थ मिल सकती है। सारी की सारी कमियां कहीं ना कहीं पॉवर्टी के कारण है। तो पॉवर्टी को मिटाया जा सकता है क्या? पुअर्टी आज जिन लोगों के कारण बनी है, वो अभी लोग आप सबके सामने, पुअर्टी क्यों बनाई जाती है सारी दुनिया में, क्यों गरीब और अमीर की खाई बनी जाती है, रिचर देन अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का दौर है, पूंजीवाद डेमोक्रेसी के नाम पे कैसे अमीर और गरीब की खाई इतनी बना दी गई है। इसमें गोल बड़े अच्छे अच्छे बताए। सेकंड गोल है हंगर का, कि दुनिया से भुखमरी मिटेगी तो क्या होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये जो आने वाला समय है, ये अभी तक का सबसे बुरा डेकेड होने वाला है, 2020 से लेकर 2030 तक, जो 2021 आएगा और 2030। तो ये इस समय कुछ नहीं होना दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, जंगे, भुखमरी, यही सब होना है सारी दुनिया में। इतने वो बना देंगे, विपक्ष विपक्ष हर तरफ एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। आप अफ्रीका में देखोगे, एक पार्टी चुन के आएगी, दूसरी पार्टी उस पर हमला कर देगी, दोनों के समर्थक लड़ेंगे। अफ्रीका में होगा, इंडिया में होगा, अरब में होगा, अरब में स्प्रिंग कराएंगे। हर तरफ यही होना है 2021 से लेकर 2030 तक, क्योंकि उन्हें आबादी खत्म करनी है। और एक तरफ वो बात करेंगे इकोनॉमी की, इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कौन सी वाली चाहिए उन्हें? ग्रीन एनर्जी, ग्रीन जॉब, ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन सब पे काम हो रहा है और अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आप देखोगे ग्रीन एनर्जी के थ्रू है, क्योंकि उनका मानना है, और गोल तो उनमें बड़े अच्छे अच्छे दिखाते हैं कि सबकी हेल्थ होनी चाहिए। तो हेल्थ के लिए आप देख लो, पेंडेमिक के नाम पे सबको कैसे स्कैंडेमिक बनाया गया है, किन लोगों को फंड करते हैं। जैसे बिल्डोर नाम का एक व्यक्ति है, वो देखना किस, वैसे तो बनाएगा, बहुत सबसे बड़ा डोनेटर है बिल्डोर दुनिया का। आप समझ जाओ मैं नाम किसका ले रहा हूँ। लेकिन वो फंड किसको करता है? WHO को फंड करता है, गेवी को फंड करता है, जो एंथनी फॉजी की संस्था है NH, उसे वो फंड करता है, BBC को फंड वो करता है, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी को फंड वो करता है, ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन का ट्रायल कर रही है उसको फंड वो करता है। तो आखिर इतनी सारी चीजों को कहीं ना कहीं कनेक्ट है सारी की सारी। और ये जो लोग है, ये एडिसन जिन्होंने आविष्कार करा इलेक्ट्रिसिटी का, कहते हैं बल्ब को आविष्कार किया, आखिर ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया है या पूरी टीम ने मिलकर किया है? क्योंकि ये पूरी की पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं इनकी टीमें शामिल होती है। कैसे फेडरल रिजर्व बैंक, जो अमेरिका का सबसे बड़ा रिजर्व बैंक है, जो करेंसी छापता है वहां का डॉलर, और वो पूरी दुनिया को एक तरीके से, जितनी भी ट्रेड होता है डॉलर पे होता है सारी दुनिया पे। तो उसको फंड कौन करता है? वो एक निजी संस्था है, या जो खुद अमेरिका की, ये भी एक जांच का विषय है, क्योंकि वो एक निजी संस्था है फेडरल रिजर्व बैंक। उसे किसने फंड किया था? JP मॉर्गन कौन था, और रॉकफेलर कौन था जिसने यूएनओ को बिल्डिंग दी? और आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम पे कैसे लोगों को आने वाले फ्यूचर में, मैं बता चुका, 100 करोड़ की आबादी होनी है करीब। उसमें अभी डेवलपमेंट का काम हो रहे हैं, उसी के लेके एक मेगा सिटी बनाई जा रही है, अभी न्यूयॉर्क का नाम सुन रहे हैं। ऐसी करीब 100 सिटियां बनेंगी, जिसमें लगभग सारी दुनिया की आबादी उसी में बस जाएगी।
उसमें ठूसा जाएगा, एक तरीके से बताया जाए, क्योंकि जो विलेज है वहां से उनको जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, जंगल से उन्हें कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि जंगल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें जंगलों से बाहर निकाला जाए, जो खेतों में क्रॉप्स में रहते हैं वो अभी वहां से बाहर निकले, और आपको एक पर्टिकुलर फूड भी वो दिया जाएगा जो आप खाना चाहे या ना खाए, लेकिन आपको कहा जाएगा इससे कार्बन ज्यादा होता है। तो कार्बन एमिशन के नाम पे आपको वो करा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड करना है, कैसे क्लीन करना है दुनिया की एनर्जी को, कैसे ये जो ग्रीन हाउस गैसों का डर दिखाया जाता है सारी दुनिया में, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें भी इन्हीं की है। इन्होंने क्लाइमेट मॉडिफिकेशन टेक्निक लाई है, और इसके अलावा क्लाइमेट मॉडिफिकेशन के अलावा इन्होंने वेदर कंट्रोल करने वाली भी चीजें ला रखी है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ला चुके हैं। क्योंकि 2030 के बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो अक्सर माँ का दूध नहीं पी पाएंगे, क्योंकि उनके नसीब में नहीं होगा, क्योंकि वो जेनेटिक मॉडिफाई होंगे, क्योंकि उनकी नस्लें जो ये वैक्सीन लगाने के कारण आने वाले 50 साल बाद देखना हर किसी को कोई ना कोई डिजीज होगी। अभी एक इल्लुरु में आंध्र प्रदेश में एक नई बीमारी आई है, मिस्टीरियस बीमारी, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश जो इल्लुरु में आई है वहां पे सबसे बड़ा हैदराबाद की आज भी राजधानी, क्योंकि अभी चेंज नहीं कर गई, क्योंकि हैदराबाद में इंडिया का ये एक सबसे बड़ी कंपनी है जो वैक्सीन का ट्रायल करती है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की सबसे बड़ी कंपनी है हैदराबाद में पूरी दुनिया में, जिसका ट्रायल चलता रहता है। तो आप देखो हैदराबाद और इल्लुरु की कितनी दूरी है। तो वैक्सीनेशन को लेकर डर मैं दिखाता नहीं हूँ, वैक्सीन कितनी खतरनाक हो सकती है। मैंने कभी नहीं कहा कि वैक्सीन लगा के तुरंत किसी की डेथ हो सकती है, मैं कहता हूँ उसके परिणाम 50 साल बाद मिलेंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर होगा आपका। आप देखते हो पुराने जमाने के लोग और आज के जमाने के लोग, आजकल के लोगों में, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर कर दिया गया, हर तरीके से हमें हवा अशुद्ध मिलती है, पानी हमें अशुद्ध मिलता है, खाने को हमें अशुद्ध मिलता है, और तरह तरह के रेडिएशन। और जैसे 5G के बारे में एक बहुत तरीके के वो फैलाए जाते हैं, लेकिन 5G टेक्निक से इतना घाटा हो या वो, लेकिन 5G टेक्नोलॉजी का एक चीज है, जैसे 4G की जो स्पीड है अभी उसे स्लो कर दिया जाता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी लानी है, तो इसके बारे में 5G से आएगा तो उनके लिए एक तरीके से काम इजीली हो जाएगा, क्योंकि उन्हें सारी दुनिया पे सर्विलांस के थ्रू नजर रखनी है। तो सर्विलांस के थ्रू नजर इसलिए लग पाएंगे तब जितनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजियों में, टेक्नोलॉजी का कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि मेरी भी जितनी भी नॉलेज हो इंटरनेट से ही आई है। इंटरनेट नहीं होता तो मेरी भी जिंदगी आप ही की तरह, क्योंकि इंटरनेट के एडवांटेज जितने डिसएडवांटेज भी उतने ही है हर चीज के, लेकिन हमें एडवांटेज की ओर ही जाना होगा, क्योंकि इंटरनेट के फायदे होते हैं। 5G टेक्नोलॉजी से स्पीड बढ़ेगी तो, लेकिन उसके वो है टावर वावर सब बिछा दिए, अभी 6G पे भी काम होने वाला है, कुछ सालों बाद कर भी रहे ट्रायल। तो ऐसा है। तो रेडिएशन के कारण जो हमारा क्लाइमेट है, अगर हमें क्लाइमेट को वाकई में बचाना है, अगर सारी दुनिया वेजिटेरियन हो जाए, मैं कह रहा हूं, तो 1000 करोड़ को हम आज भी फूड खिला सकते हैं, लेकिन ये समस्या बनाई गई है। और आज जैन समाज को देख लो, वेजिटेरियन ही रहता है, क्योंकि उन्हें धर्म के साथ, अपने धर्म के साथ कुछ लॉ होते हैं, तो लॉ के साथ तो जुड़े होते हैं। अगर हम सारी दुनिया को लॉ में जोड़ दिया जाए, कुछ नया कर दिया जाए, तो इसलिए वो नया धर्म ला रहे, न्यू एज रिलीजन जिसे कहा जाता है। उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर कॉन्सेप्ट हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म इनसे जुड़े हुए होंगे, और कुछ उनके जो लोकल, जो उनके पुरानी ग्रीक फिलॉसफी थी, इजिप्शियन फिलॉसफी थी, उसके कुछ थॉट होंगे। तो एक नया रिलीजन लाके सबको उस धर्म में बांध देंगे। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, एक धर्म और जेंडर इक्वलिटी, सारी की सारी इक्वलिटी पे काम हो रहा है। और जितने भी ये रिड्यूसिंग है कार्बन एमिशन, क्योंकि ये आने वाले टाइम में अभी इलेक्ट्रिक कार पे काम चल रहा है, लेकिन बाद में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे काम होना है। सारी की सारी चीजें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे होगी। और जो अभी साइकिल नहीं चलाते वो साइकिल चलाना सीख ले, क्योंकि आने वाले जमाने में जैसे किसी को अपना कुछ व्हीकल रखना है तो उसे साइकिल के जरिए ही जा सकता है, क्योंकि साइकिल रखना लगभग तब वो हो जाएगा कि साइकिल एक पहचान हो जाएगी बाहर निकलने के लिए, क्योंकि साइकिल की जो उससे बताया जाएगा कि ग्रीन हाउस है। मेरे पास वैसे बाइक कार कुछ भी नहीं है, मेरे को इससे कोई समस्या भी नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा होगा कैसा होगा, लेकिन वो है समस्या ये है कि उससे पहले जो 2030 तक जिंदा रहने की चुनौती है वो कैसे करी जाएगी। और एक कॉन्सेप्ट आएगा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का, क्योंकि हमारी तब टेक्नोलॉजी इतनी हाई होगी नहीं इंसानों की, क्योंकि रोबोट इतने आगे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आगे हो जाएगा कि हमारा मुकाबला फिर सीधा हमें ह्यूमन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें खुद हमारे में RFID चिप लगा दी जाएगी। हमारे को जो ह्यूमन है, ह्यूमन ट्रांस ये जो है हमें मशीनों के साथ जोड़ दिया जाएगा हाथ हाथ, और
टेक्नोलॉजी आएगी, जिसपे क्रिप्सर टेक्नोलॉजी का मतलब यही है, जैसे आपको दिखाया जाता है ना हल्क वल्क मूवी में, वो प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग होती है एक तरीके से। तो आपको इस तरीके से बना दिया जाएगा कि आप ज्यादा काम कर सको, ज्यादा वर्क कर पाओ, ज्यादा सोच पाओ, ज्यादा थिंकिंग कर पाओ। और इंटरनेट को आपको अभी आप देखते हो आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन इतनी एल्गोरिथम है नहीं जिस बारे में आप बात करते हो। आने वाले टाइम में इंटरनेट को इतना एडवांस बना दिया जाएगा, जो आप सोच रहे हो ना वो भी आपके सामने आ जाएगा। अगर आप सोच रहे हो मेरे को जींस पहननी है, तो आपको जींस की ऐड दिखा दी जाएगी। तो इतना एडवांस इंटरनेट को बना दिया जाएगा और सारी दुनिया को कनेक्ट कर दिया जाएगा एक दूसरे के साथ। तभी नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। नए वर्ल्ड ऑर्डर में यही होगा तो सब कुछ सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उस पर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बस गिनती के कुछ लोगों की हुकूमत होगी, वही दुनिया को चलाएंगे। उसके बाहर आप ना देख सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ना सोच सकते हो, क्योंकि आप एक कैद खाने में बंद होगे ना। आप जाओगे भी तो साइकिल से जाओगे, और अगर बाहर निकलते हो तो कार्बन टैक्स, तरह तरह के टैक्सों में मार दिए जाओगे। और उन्हीं कंपनियों के लिए काम करोगे, गिनती की जो कंपनियां बचेगी, क्योंकि छोटी कंपनियों का इस समय कोरोना वायरस के नाम पे इतना घाटा कर दिया गया है कि वो खड़ी नहीं हो सकती। फिर उन्हें खड़ी करने के लिए बड़ी कंपनियां उनमें इन्वेस्टमेंट कर लेती है। तो वो कंपनियां आज बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर ही काम करती है। आप देखो कितनी कंपनियां इसमें कम हुई हैं। और युद्ध, अभी जैसे बात करी जाती है युद्ध की और शांति की, युद्ध और शांति कभी संभव है ही नहीं। युद्ध और शांति एक दूसरे के विपरीत है। आने वाले टाइम में देखना तरह तरह के सिविल राइट, सिविल युद्ध अफ्रीका में तो होने ही है, अरब में होने, इंडिया, बांग्लादेश, ये जितने भी सब कॉन्टिनेंट देश है, इधर भी इत्तेजाद होंगे। एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाएगा, आपस में लड़ाया जाएगा। को एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ेंगे, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तभी आएगा जब इन सब देशों में कुछ ना कुछ कमियां रह जाए। अमेरिका का मैं बता ही चुका हूं, अमेरिका सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। आने वाले टाइम में अमेरिका के भी हर जगह वहां पे जो चल रहा है अभी, इससे भी भीषण होना है, उसके टुकड़े टुकड़े होने हैं अमेरिका के तो। और रशिया, वो भी उसकी इकोनॉमी है। और एक कंट्री बनानी है चाइना थोड़ा आगे दिखाना है उन्हें थोड़ा, क्योंकि एक देश को वो करना है। तो चाइना भी लेकिन इतना आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उन्हें सारी दुनिया को एक करना और नए वर्ल्ड ऑर्डर पे लाना है, एक प्रीचर बनाना है, एक नेता बनाना है। तो उस सब पे काम चल रहा है। और आने वाले टाइम में यूएनओ में चेंजेस करेंगे, कुछ संशोधन होंगे, नए तरीके से नया गोल आएगा, ताकि यूएनओ की जो बात है उसे अच्छी तरीके से दिखाया जा सके। थैंक यू सो मच। और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ मैं, 3-4 लोग हैं मुश्किल से, वही लोग देखते हैं, बस उन्हीं के कमेंट आते हैं, मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।